नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात राजस्थान की, जहां करीब 8 महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ अशोक गहलोत राज्य के लिए चुनावी वायदे आज कर रहे थे, तो पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट एक दिन के अनशन पर बैठने को मजबूर हुए। सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के दौरान खनन घोटाला, एक्साइज घोटाले पर गहलोत सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाना मुद्दा बनाए हैं। इस पर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से चुप्पी देखी गई। हालांकि एक राज्य प्रभारी ने कहा है कि पार्टी विरोधी काम है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट ने अचानक नहीं उठाया है भ्रष्टाचार का मुद्दा। पिछले 18 महीनों से मुख्यमंत्री को खत लिख रहे हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत करने वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। इसके बाद अटकलें लगने लगी कि क्या सचिन पार्टी छोड़ सकते हैं, अलग पार्टी बनाएंगे, अलग मोर्चे में शामिल होंगे। लेकिन इस सब पर विराम लगाते हुए सचिन पायलट पार्टी में बने रहे हैं और कहा है कि उनकी जो लड़ाई है सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आइए सुनते हैं पहले सचिन पायलट को। चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहां भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शन को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और इसी काम को हम राजस्थान में करना चाहते हैं कि जब भाजपा का शासन था तो बहुत करप्शन हुआ था और वसुंधरा जी के जिम्मेदार हैं। उन स्पेसिफिक जो हमने उजागर किए थे मामले, उस पर कार्रवाई हुई नहीं। इसको लेकर आज मैंने अनशन किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही है, इस इशू को लेकर आज मैंने अनशन किया। और मैं समझता हूं देश भर में हमारी जो मुहिम है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, इसको आज और गति मिलेगी। इस उद्देश्य को लेकर आज मैंने एक अनशन रखा था। और राजस्थान के मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं हनुमान बेनीवाल, सांसद हैं नागौर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। हनुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत सरगर्मी भरा रहा है राजस्थान में। सचिन पायलट ने अपना अनशन समाप्त करते हुए भ्रष्टाचार पर ही वार किया है, कैसे आप उसे देख रहे हैं? देखिए, अनशन करके भ्रष्टाचार पे वार करने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी का जो खुला मिलाजुली का खेल चल रहा 1998 से लेके 98 से 3 जब गहलोत का राज था, वसुंधरा जी गहलोत के भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आई। 3 से 8 में जब वसुंधरा सीएम थी, तो 8 के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने 90B के घोटालों की गूंज पूरे देश में रही। प्रताप सिंह भी जो वसुंधरा जी करीबी थे, उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए और हेलीकॉप्टर से घूम ऊपर हवा के अंदर में कर हेलीकॉप्टर से कोई जमीन नहीं छोड़ी इन लोगों ने। और कांग्रेस पार्टी इस बात के वोट लेके हम सत्ता में आएंगे तो बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। माथुर आयोग बनाया जरूर, लेकिन कोर्ट से माथुर आयोग रद्द हो गया, कोई जांच नहीं हुई। और 13 में फिर वसुंधरा जी आई और 13 के अंदर कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करी। 13 से 18 में जब अशोक गहलोत आए, तब ये बात चली कि हम वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जाँच कराएंगे। और 18 से 23 आ गया। 98 से लेकर जो 24 साल का राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम है, वसुंधरा और गहलोत 2 ही व्यक्तियों के आगे पीछे घूमता है। जब गहलोत की सरकार गिरी थी, वसुंधरा ने 8 विधायक इनको दिए, सरकार बचाई। और मैंने सचिन पायलट को ऑफर किया था, वो इसलिए भी किया कि 2018 में जब पायलट और गहलोत में सीएम की कसमकस चल रही थी, उस समय पायलट ने मेरे से समर्थन मांगा था और मैंने 3 विधायक सचिन पायलट को दिए। मैंने ये कहा कि आरएलपी पार्टी के 3 विधायक के साथ है कि अगर पायलट सीएम बनते हैं तो कांग्रेस को मैं 3 विधायकों का समर्थन देता हूँ। बाद में जब सरकार गिर रही थी, तब भी हमने पायलट के साथ हम खड़े थे। बीजेपी के बेहतर लोगों के साथ 3 मेरे भी थे। और राजस्थान का जवान ये चाहता है कि भाजपा को रोकें, कांग्रेस को घर बिठाएं, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। जिस तरह बेनीवाल जी, आप ये बहुत अहम बात कह रहे हैं, चल रहा है, चाहे खान घोटाला हो। बेनीवाल जी, आप ये अहम बात कह रहे हैं कि आपने सचिन पायलट को ऑफर दिया। आपने तब, जब वो पहले उन्होंने अपने विरोध के स्वर उठाए थे, तब आपने 3 विधायकों की पेशकश की थी। अभी भी आपने सचिन पायलट को कहा यह जा रहा है कि आपने ऑफर दिया था, तो क्या सचिन ने तो आपका ऑफर अब लिया नहीं है? वो अपनी पार्टी में ही बने हुए जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं तो कोई गठबंधन हमारा नहीं होगा। अगर वो कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाते हैं तो हमने साफ, हमारा स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के अगर वो आते हैं तो आरएलपी उनकी पार्टी से गठबंधन करेगी। और कुछ जिलों में जहां सचिन पायलट का असर है और आरएलपी दोनों मिलकर बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ सकते हैं,
पिछली बार हमने 80 लाख वोट लिए थे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, सब लोगों ने मिलकर, तीसरे फ्रंट ने। वो वोट इस बार 2 करोड़ हो सकता है, लेकिन बेशर्ते कि तमाम पार्टियां जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, वो एक हो राजस्थान के अंदर, और आरएलपी पार्टी ने पिछली बार 57 उम्मीदवार लड़ाए, इस बार हम 150 से ज्यादा लड़ेंगे। हमने ये ऑफर सब पार्टियों को दिया कि जो भी बेनीवाल जी आप ये कह रहे हैं 200 उनके साथ हम मिलकर लड़ेंगे। अगर पायलट कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेस में रहते हैं तो गठबंधन नहीं होगा हमारा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में रहते हैं तो गठबंधन नहीं होगा, लेकिन जो सचिन पायलट ने स्टैंड लिया है, उन्होंने अपनी पार्टी में बने हुए, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो उनके साथ है। जो जहां पे आज अनशन पे भी बैठे हुए थे, किसी पार्टी का पीछे लोगो नहीं था, कुछ नहीं था, सिवाय गांधी जी की प्रतिमा थी और शायद ज्योतिबा फूले की थी, तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा के तौर पर दिखना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, सचिन पायलट ने क्यों ये कदम उठाया कि वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे? आपका क्या असेसमेंट है? आप ये बताएं, मुद्दा उठाने से क्या होगा? मुद्दा उठाने से, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है। ये जो सचिन पायलट ने आप मुद्दा उठाया, वो तो 2009 में उठा के मैं बीजेपी से अलग हो गया था, वसुंधरा गहलोत मिले हुए, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूं, 15 साल से कह रहा हूं। लेकिन इस मुद्दे से होगा क्या? जब रंधावा कह रहा है कि हमने चिट्ठी नहीं पढ़ी, जब कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि चिट्ठी नहीं पढ़ी, तो इनकी कौन सुन रहा है पायलट की कांग्रेस के अंदर? ये जब मानेसर से वापिस आए थे तब भी इनको कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे इनको मुख्यमंत्री। कांग्रेस तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बेनीवाल जी क्या, ठीक है, मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस को जो तोड़ने की कोशिश थी वो नाकाम हुई है? जो तीसरा मोर्चा आप लोग बनाना चाह रहे थे वो अभी होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है आज तो जी। जो तीसरा मोर्चा बनाने की बात हो रही थी वो होती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, तीसरा मोर्चा तो 100% बनेगा, ठीक है ना। चाहे सचिन पायलट अलग पार्टी नहीं बनाते हैं तो भी मोर्चा बनेगा। मोर्चा तो बन चुका, हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से इस बार कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को भी सत्तामान से रोक देंगे हम लोग। अगर पायलट आते हैं तो अच्छी बात है, संख्या 100 से पार हो जाएगी, नहीं तो आसपास रहेगी। लड़ाई तो होगी। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि सचिन पायलट अरविंद केजरीवाल के साथ आना चाहेंगे? क्योंकि सचिन पायलट महत्वाकांक्षी है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। आपको लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ उस गठबंधन में आ सकते हैं, थर्ड फ्रंट में? कौन नहीं, कौन आएगा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में? अरविंद केजरीवाल के साथ। क्या आपको लगता है सचिन पायलट आ पाएंगे? आपकी मुलाकात हुई है ना अरविंद केजरीवाल से? आम आदमी की पार्टी के साथ आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सचिन पायलट अगर आम आदमी पार्टी के साथ आते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, आम आदमी पार्टी अगर राजस्थान में आती है, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल आएंगे जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है, हम उन सबसे गठबंधन करेंगे। हम भाजपा को रोकेंगे और कांग्रेस को रोकेंगे, ये हमारा मकसद है। अगर पायलट कांग्रेस में रहेंगे तो कोई गठबंधन नहीं होगा और पता लग जाएगा राजस्थान में कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। बेनीवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हनुमान बेनीवाल, इन्होंने एक ऑफर दिया था सचिन पायलट को कि आप हमारे साथ आए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, एक तरह से थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश थी, लेकिन फिलहाल आज के दिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, हम देख सकते हैं किस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। तो आइए अब कांग्रेस के खेमे में चलते सीधे वायनाड, क्योंकि जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, आज केरल के वायनाड दौरे पर हैं और राहुल प्रियंका ने यहाँ पे रोड शो किया, साथ ही उन्होंने रैली भी की, वहां पे लोगों को संबोधित भी किया और लोकसभा सांसद के तौर पर सदस्यता जाने के बाद ये उनका पहला दौरा है। ये सुन लेते हैं कि क्या कहा है प्रियंका राहुल ने वहां पर। इन द रेगुलर कैंपेन, and I've done many campaigns, many speeches. In the regular campaign, you go and you speak about policies, you speak about what should happen, you tell people about your political ideas. But this campaign in 2014, I remember when I came here, it was much more as if I had come home to my family. Of course, I don't belong to Kerala, but the enthusiasm and the affection and the manner in which you embraced me
gave me the feeling that you are part of my family, that I am your brother, your son. I was packing up his furniture from his house to put it in a store until we find a new place for him to stay. I went to his room, everything was packed, only the 2 sofas were left. He was sitting there alone. I said to him, tomorrow we are going to Wayanad. I said, I'm not very good at speaking in English, making speeches. So I looked at him. He answered me, don't worry. Speaking in Wayanad is the easiest. All you have to do is talk to them as if you are their family, because you are their family. और आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी कार्यालय के शिलान्यास समारोह का हिस्सा बने वो, और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में भारत को यश दिलाया, भारत को सुरक्षित किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर से आतंकवाद को समाप्त कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में 50 से ज्यादा बार आकर नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति दी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अनेक प्रकार की योजना लेकर आए, उस प्रधानमंत्री जी को एक कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आपकी माताजी ने भी ये कर देख लिया। राहुल बाबा, जितना भी गाली निकालोगे कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आएगा। इस बयान से केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि आने वाले 2024 में बीजेपी के चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री डिब्रूगढ़ बीजेपी का कार्यालय के उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे। वहां से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा वार किया। अब राहुल बाबा ने पूरे देश की यात्रा करी, बाद में ये 3 राज्यों के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। मुझे बताओ असम वालों, डिब्रूगढ़ वालों, देश के किसी भी देशभक्त नागरिक ने विदेश में जाकर देश की बुराई करनी चाहिए क्या? बताओ जरा, करनी चाहिए? जोर से बोलिए, करनी चाहिए? राहुल बाबा, अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है, यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कभी उत्तर पूर्व में कांग्रेस का राज होता था, लेकिन अब 8 राज्यों में बीजेपी की या फिर उसके समर्थन से चल रही सरकारें हैं। हाल में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि किस तरह मोदी सरकार उत्तर पूर्व के राज्यों में विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कांग्रेस सरकार 36,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर पूर्व को देती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 76,000 करोड़ रुपए कर दिया। 2014 के बाद से करीब 2,65,000 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी सरकार दे चुकी है। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट में 65% का इजाफा हुआ है। कभी उग्रवाद का गढ़ माने जाने वाला असम में स्थिति बदली है और इसका नतीजा है कि असम के 76% इलाकों में से AFPS से हटा दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते बिहू पर असम जा रहे हैं। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी का मानना है कि 2024 में उसे इनमें से 12 सीटों में विजय हासिल होगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। आगे जाने का भी प्रयास करूंगा। और अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर से भी पार्टी आलाकमान ने कहा है कि वो चुनाव ना लड़ें
और इसका ऐलान कर दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। वो चुनाव लड़ने के लिए ही तैयार हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की अब तक लिस्ट नहीं आई है। ये आप ईश्वरप्पा की तस्वीरें देख रहे हैं जिन्होंने आज ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, हम देख सकते हैं ईश्वरप्पा जिन पर एक तरह से आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, वो तो चुनावी रेस से बाहर हो गए, लेकिन जगदीश शेट्टर नहीं मान रहे हैं। ये मुश्किल है और लिस्ट भी जारी नहीं हो पा रही है। क्या हो रहा है बीजेपी खेमे में कर्नाटक में? देखिए, के.एस. ईश्वरप्पा जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री कर्नाटक बीजेपी में सरकार में रहे हैं, उन्होंने ये आज पत्र लिखकर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने 40 साल तक पार्टी की सेवा कर ली। दरअसल ये बीजेपी आलाकमान की ओर से इन तमाम नेताओं को कहा गया कि वो चुनाव न लड़ने का ऐलान करें। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, ठीक इसी तरह के पत्र पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और साथ ही नितिन पटेल और बाकी आरसी फल्दू जैसे नेताओं ने लिखे थे। वैसा ही फार्मूला बीजेपी कर्नाटक में भी लागू करना चाह रही है, जहां पर कि वरिष्ठ नेताओं की जगह नए लोगों को मौका दिया जाए। और लेकिन जगदीश शेट्टर को जब यहां से फोन गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कई बार विधायक जीते हैं, एक बार भी चुनाव नहीं आ रहे हैं। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सर्वे हुआ है उसमें सबसे आगे वो हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, इसलिए वो आलाकमान की बात को नहीं मान सकते। आलाकमान को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि अगर पार्टी आलाकमान अड़ा रहता है, उनसे कहा जाता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर वो वैसी सूरत में इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। इस तरह के संकेत उनके करीबी लोग दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक विचित्र स्थिति बीजेपी के लिए पैदा हो गई है, क्योंकि अगर वो पब्लिकली नहीं आते, जगदीश शेट्टर ये बात पब्लिकली नहीं कहते, तो शायद अंदर खाते इस मामले को सुलझाया जा सकता था। लेकिन अब चूंकि उन्होंने सार्वजनिक बयान दे दिया, तो इसलिए अब उनको मनाने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका अखिलेश, इस जानकारी के लिए। और जो दिक्कतें हैं वो बीजेपी के सामने बनी हुई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आज जश्न मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रमुख जो हैं अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को याद किया और सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को जेल जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय पार्टी बनने का जश्न नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह मनाया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लगभग 10 साल के अपने जीवन काल में ही आम आदमी पार्टी न सिर्फ देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक बन गई है, बल्कि इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बाद केवल तीसरी ऐसी पार्टी है जिसकी 2 या ज्यादा राज्यों में सरकार है। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार, अकल्पनीय। ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था। 10 - 10 साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा। ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। इस मौके पर पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को याद किया। आज खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी राष्ट्र विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी के पीछे लग गई हैं, इसलिए पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता 8-10 महीने जेल जाने के लिए तैयार रहें। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए। हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने खूब डंडे खाए। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे, एक एक करके सबका
सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिल ही जाती है। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली और पंजाब के बाद देश में भी आपकी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद लगा रहे हैं। बदलेगा कुछ नहीं जी, हमारे संघर्ष की और हमारे ताकत की अब ये परीक्षा है कि अब हम राष्ट्रीय स्तर पे चुने गए हैं, तो आम आदमी पार्टी उसी ईमानदारी उसी निष्ठा के साथ काम करेगी जैसे कि आज तक करती आई है। तो सब लोग कहते थे ना अभी बड़ी छोटी पार्टी है, इसका कुछ नहीं होगा, तो उन सबको समझना चाहिए कि अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, एक नंबर की पार्टी बन चुकी है। और बहुत जल्द अभी दिल्ली में बदलाव हुआ है, पंजाब में बदलाव हुआ है, अभी 2024 में देश में बदलाव होगा। अरविंद केजरीवाल जी अब प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। आम आदमी पार्टी इस समय अपने जीवन काल के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए भले ही ये बात पिछले साल दिसंबर 2022 में गुजरात चुनाव के नतीजे वाले दिन ही तय हो गई थी कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अब बन जाएगी। इस खबर ने आम आदमी पार्टी को राहत की सांस लेने का या थोड़ा खुश होने का मौका तो दिया ही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून सामान्य रहेगा, लेकिन किसानों के लिए क्या मायने रखती है, अब बात करेंगे मौसम विभाग के प्रमुख डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा से। तो देश की बात में बात अब मानसून की करते हैं। आज मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस साल सामान्य मानसून रहेगा। एल नीनो इफेक्ट मानसून के दूसरे भाग में होगा। जुलाई में एल नीनो का असर संभव है, ये भी कहा। बारिश पर एल नीनो के असर की उम्मीद कम है। फसलों पर क्या असर पड़ेगा, सरकार दबाव में आ सकती है क्योंकि इससे उत्पादकता पर असर पड़ेगा, दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। बहरहाल तमाम चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई, मौसम से जुड़ी होती हैं। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं, महानिदेशक हैं, मौसम विभाग के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महापात्रा जी जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि आपका जो मौसम का अनुमान है वो ये है कि एक सामान्य रहेगा, लेकिन हमारे किसानों के लिए ये क्या संकेत है? संदेश यही है कि 2023 जो मानसून सीजन है वो सीजन एक नॉर्मल मानसून सीजन रहने का पूर्वानुमान किया गया है। और ये एक गुड न्यूज़ है कि कंटिन्यूसली अच्छे बारिश हो रहा है लास्ट 3 ईयर्स, और इस बार भी नॉर्मल मानसून प्रेडिक्ट किया गया है। और क्वांटिटेटिवली देखें तो पूरे कंट्री में जितना बारिश होता है जून से सितंबर के बीच में, इसका 96% बारिश इस बार होने का पूर्वानुमान किया गया है। जून से सितंबर के बीच में लगभग 87 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है पूरे देश में, और इसका 96% मतलब होता है कि अबाउट 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगा। और इसका मॉडल जो है, इसका एरर लिमिट होता है ±5%। और कृषक भाइयों के लिए एक शुभ सूचना है कि नॉर्मल मानसून हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, कुछ इलाकों में बिलो नॉर्मल की बात भी कही गई आपके अनुमान में, जो प्रेशर था, तो किसान कैसी तैयारी कर सकते हैं? जो बिलो नॉर्मल रेनफॉल होता है तो यानी स्वाभाविक ढंग से जितना बारिश होता है इससे बारिश कम होता है। सो बारिश कम होगा तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि जैसे कम बारिश के साथ जो क्रॉप सरवाइव कर सकता है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और जिसमें जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल के साथ जुड़े होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल के साथ जो वेराइटी है, इसके कंपैरिजन में जो शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल के साथ जो वेराइटी होता है इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सो मगर और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसान भाइयों के लिए तब जारी होगा जब हम मानसून एडवांस के बारे में पूर्वानुमान करेंगे मई महीने पे। और फिर जो सेकेंड अपडेट आएगा मई महीने पे, जिसमें कि जून महीने में कितना बारिश हो सकता है
और डिफरेंट होमोजेनस रीजन में कैसे बारिश हो सकता है इसका विवरण दिया जाएगा। जी, कुछ सालों से अल नीना का फायदा मिला है, देश में बारिश ठीक रही है, लेकिन अब अल नीनो का असर बताया जा रहा है जिससे कम बारिश हो सकती है, जिसका विपरीत असर किसानों पर पड़ सकता है। उस लिहाज से जैसे इस साल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एल नीनो कंडीशन डेवलप हो सकता है टुवर्ड्स जुलाई। सो एल नीनो कंडीशन के हिसाब से जैसे हम मान लें कि इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तब कब होगा ये दिखाया गया एनालिसिस में कि एल नीनो का नेगेटिव इम्पैक्ट सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में ज़्यादा होता है। यानी जुलाई में डेवलप हो रहा है तो इसका अगस्त सितंबर में इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, मगर एट द सेम टाइम मानसून सीजन के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव हो रहा है, और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मानसून के लिए अच्छा होता है, बारिश अच्छा कराते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो स्नो कवर है, जैसे यूरोप और एशिया में जो स्नो कवर होता है, स्नो कवर ज़्यादा होने से ग्राउंड टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, एरिया ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। ज़्यादा कोल्ड होने से हमारा जो सी एरिया जो है, हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, कैरिबियन सी हो गया, और जो हमारा लैंड एरिया हो गया हिमालयन रीजन की यूरोपियन रीजन, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कम रहता है। यानी टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया तो मानसून को कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि एक जायंट सी ब्रिज है। लैंड जितना हॉट होगा अकॉर्डिंगली आपका सी ब्रिज इतना स्ट्रांग होगा। जो अभी जैसे आपका इस साल स्नो कवर कम रहा है, स्नो कवर कम रहा है तो आपका जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा वार्म रहा है। सो ज़्यादा वार्म रहेगा लैंड सरफेस टेम्परेचर, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मानसून के ऊपर, मानसून ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप। स्नो कवर कम होगा तो मानसून अच्छा होगा, स्नो कवर ज़्यादा होगा तो मानसून बुरा होगा। सो इसको देखते हुए जैसे आप देखेंगे कि दो लार्ज स्केल पैरामीटर्स अच्छा है। मोहपात्रा जी, फूड प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ेगा, असेसमेंट क्या है आपका? जैसे हम नॉर्मल मानसून एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो इसका मतलब यही हुआ कि आपका नॉर्मल मानसून में जितना बारिश होता है इसके आसपास बारिश होगा 96%, थोड़ा से कम हम बोले हैं 87% सेंटीमीटर का आप 96% लेंगे तो 83.5 सेंटीमीटर होता है। सो इसमें मुझे लगता है कि इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा फूड प्रोडक्शन के ऊपर और नॉर्मल फूड प्रोडक्शन हो सकता है। सर, हाल ही में हमने दिल्ली में बेमौसम बरसात देखी है, बारिश हुई तो किसानों की फसल जो आसपास के इलाके थे वो खराब हो गई। अब तेज गर्मी की अनुमान बताया जा रहा है, आप लोग उस लिहाज से क्या कहेंगे? हाँ, जो वेदर कंडीशन डे टू डे वेरिएशन होता है, जैसे आपने बताया फरवरी महीना में जो डे टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा रहा, नॉर्मल से ज़्यादा रहा। इसका प्रमुख कारण यही था कि फरवरी महीने में कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया के ऊपर आया नहीं, बारिश हुआ नहीं, लार्ज डेफिशिएंट रेनफॉल रहा फरवरी महीने में, सिर्फ फरवरी नहीं जनवरी में भी रहा है। सो इसलिए टेम्परेचर राइज हुआ। मगर मार्च महीने में आप देखेंगे कि एक के बाद एक ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता रहा और 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरा कंट्री को प्रभावित किया और एक्सेस रेनफॉल हो गया और डे टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहा है। अभी जो हमारा पूर्वानुमान है अप्रैल मई जून, ये 3 महीना का एवरेज टेम्परेचर देखें तो ये नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है सेंट्रल इंडिया और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो इसका मतलब होता है कि जब नॉर्मल से ज़्यादा होगा हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। हीट वेव का भी हम प्रेडिक्शन किए हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ आंध्र प्रदेश, गंजटी वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट यूपी, बिहार, ये सभी इलाका में हीट वेव डेवलप करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जबकि प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हीट वेव डेवलप करने का नॉर्मल जितने उतना है इससे और ज़्यादा होने का प्रोबेबिलिटी कम है अप्रैल में जून के बीच। और अभी आप टेम्परेचर देखें तो ऑलरेडी ईस्टर्न इंडिया में टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा था वो अभी रिड्यूस हो रहा है। सो हमारा पूर्वानुमान है कि नेक्स्ट 5 डेज में और 3 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा। लगभग उड़ीसा और एडजन एरिया में टेम्परेचर 39-40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सो पूर्वानुमान के हिसाब से जैसे हम पहले बोला था कि सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल में ईस्टर्न इंडिया में हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। आज हम ऐसे वार्निंग भी दिए हैं कि हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, अहम बातें रखने के लिए। तो किसानों के लिए जो बड़ी खबर जो आएगी वो जुलाई वगैरह में आएगी, जब बारिश का आंकलन मई में एक बार फिर से प्रेस वार्ता होगी। लेकिन
हीट वेव, पूर्वी भारत के कई राज्यों में हीट वेव कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसके लिए सरकारों को तैयार रहना चाहिए। बहरहाल देश की बात में आगे बढ़ते हैं और एक खास खबर आपको दिखाते हैं। भिंड से पेरिस 18 साल के राजू भदौरिया का ये सफर है, सपनों की उड़ान जैसा है। पेरिस में आयोजित घुड़सवारी प्रतियोगिता में भिंड के किसान परिवार के राजू भदौरिया ने सोने का जो गोल्ड मेडल जीता है वो अपने नाम किया है। देखिए रिपोर्ट। भिंड के हरपालपुरा गांव से भोपाल और वहां से पेरिस का सफर। 18 साल के राजू भदौरिया 2015 में भोपाल आए। मामा भोपाल की घुड़सवारी अकादमी में काम करते हैं। बस यहीं से उनके सपनों ने नई सवारी की। एक घुड़सवार उसके मामा ने नौकरी करते हो भोपाल, वहाँ से ये बाकी मामा ने बैठाना घोड़े। राजू राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें एकलव्य पुरस्कार से नवाजा है। राजू ने पेरिस में हुई प्रतियोगिता में घोड़े पर सवार होकर 23 पेनल्टी के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। परिवार उनकी इस उपलब्धि को साझा कर रहा है। आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, बहुत कमजोर, इसलिए वो आगे बढ़ा। कमजोरी देख तो आपको एक उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। किस तरह की? आगे बढ़ने की। सब अच्छा लग रहा है सबको, पूरे परिवार में। राजू की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें बधाई दी है। राजू फिलहाल फ्रेंच कोच से प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगली मंजिल एशियाई खेल है, जिसमें शामिल होने वाले 4 घुड़सवारों में राजू सबसे कम उम्र के हैं। भिंड से अपने सहयोगी दिलीप और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बात अब मुंबई की। मुंबई में गर्मी बढ़ने लगी है। अधिकतम पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और ऐसे में बढ़ते कोरोना ने मुंबई में मास्क की वापसी करवाई है। BMC की हाई लेवल बैठक में कोविड को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। मुंबई की चिलचिलाती गर्मी में मास्क का दौर फिर लौट रहा है। फिलहाल बुजुर्गों से मास्क पहनने की गुजारिश की गई है और BMC के अस्पतालों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे लोग कहते हैं कि कोरोना का डर अब खास बचा नहीं, लेकिन BMC की अपील मानेंगे। कोरोना फैला रहे बहुत ना, पहनना जरूरी है मास्क। कोरोना का डर रह गया आप में? नहीं, इतना डर नहीं है। क्या होता तो हो रहे अभी, आदत हो गया ना अभी, उसका तो आदत हो गई है कोरोना के साथ जीने की। हाँ, तो क्या करें, जीना ही पड़ेगा ना उसके साथ। पहनना ही चाहिए। अब जैसे सब जगह फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, तो और थोड़ा देर पहनना ही चाहिए मास्क। कोरोना के साथ तो अभी जीना ही पड़ेगा, काम तो करना ही है। कि कोरोना में बहुत जन की जॉब भी गई है, तो इसके लिए तो बहुत दिक्कत परेशानी बहुत हो गई है, तो उसकी वजह से काम तो करना ही है। बीमारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, बोले तो लगानी चाहिए। डर है तो क्या करेगा, 4 दिन जिंदगी जीने का है। हाँ, पहन लेती मैं। अपन घर पे जा रहे तो अपने को जो पहले प्रिकॉशन ले रहे थे अपने को वो भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन तो हेल्थ वर्कर अपन इधर काम करें, लेकिन घर पे जो काम नहीं कर रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे, उसको भी अपन इम्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल ये जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है, तो सफोकेशन या ऐसी कोई तकलीफ मास्क से नहीं होती है। वो एक आपका ही डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उससे की तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ऑफिसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दीज आर द मोर प्रोन एरिया फॉर द इन्फेक्शन। कोरोना वायरस को लेकर BMC की बड़ी बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं या नहीं, सही आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसका ऑडिट होगा। BMC अस्पतालों में ग्लव्स, मास्क, PPE किट के साथ दवाइयों के स्टॉक की समीक्षा होगी। यदि जरूरत हुई तो उनकी तुरंत खरीदी की जाएगी। टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। वार्ड वॉर रूम्स को पूरी तरह से एक्टिव किया जाएगा। कोरोना को रोकने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राइवेट और BMC अस्पतालों में सर्जरी के लिए एडमिट मरीजों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर बहुत जरूरी ना हो तो सर्जरी टाली जाएगी। 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने को कहा गया है। साथ ही BMC अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स, मेडिकल टीम, कर्मचारियों, मरीजों और विजिटर्स के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई में पिछले 8 दिनों में 1500 के पार कोरोना के मरीज पाए गए। इस दौरान 3 मरीजों की मौत भी हुई। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में सबसे ज्यादा कोरोना के 55 मरीज भर्ती हैं। उनमें से 30% 40 साल से कम उम्र के हैं। यंग मरीज जो है उनका अभी तो हमारे अस्पताल में जो है वो नियर अबाउट 30% है, जो मिडिल एज ग्रुप में पाए जाते हैं। वो सिम्टोमेटिक है, उनका कफ बहुत दिनों से चल रहा था
और बाकी किसी को हाइपरटेंशन है, अर्ली हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं कि यंग होते हुए भी हाइपरटेंशन की बीमारी हो, किसी को डायबिटीज़ है, तो ऐसे ही मरीज है विद बीमारियाँ जो बाकी क्या बीमारियों की वजह से इम्यून सिस्टम असर होती है, वैसे ही मरीज यंग में पाए जा रहे हैं। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग ने मई महीने में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़त की आशंका जताई है। ऐसे में बीएमसी की जो हाई लेवल बैठक हुई उसमें सभी उपायों पर विचार किया गया। अधिकांश जो मरीज हैं उनका घरों पर ही इलाज हो रहा है। ऐसे में होम क्वारंटीन को लेकर भी जो गाइडलाइन है वो नए सिरे से जल्द ही जारी होने वाली है। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल से कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई जो अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है। कई स्कूलों ने मास्क अनिवार्य कर दिया है, पर जानकार कहते हैं कि ना तो कोई लहर आएगी और ना ही बच्चों को लेकर ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है। फिलहाल 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए 4 टीके हैं और 90% बच्चों ने टीका ले लिया है। आपको ये भी बता दें, 12 साल के उम्र के बच्चों को लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन को मंजूरी दी है, पर डेटा के मुताबिक इस उम्र के बच्चे ज्यादा जोखिम में नहीं हैं, लिहाजा 12 साल के नीचे के बच्चों को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। और जाते जाते बात दिल्ली की। दिल्ली पुलिस ने बाहरी दिल्ली के मेट्रो विहार इलाके से सोमवार दोपहर 10 देसी हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। दिल्ली में एक ही जगह से इतने हैंड ग्रेनेड पहली बार मिले हैं। इस मामले में उसी इलाके में एक आरोपी दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस कांशीराम नाम के शख्स ने दिलीप को हथगोले दिए थे वो अभी फरार है। पुलिस को शक है कि हथगोलों का प्रयोग या तो टारगेट किलिंग के लिए होना था या फिर किसी आतंकी वारदात में आरोपी से। दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी पूछताछ इस मामले में कर रही हैं। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।